आज़ाद सीजीपीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर मैं श्वेर अग्रवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। सीजीपीएससी के द्वारा जो मॉडल आंसर जारी किए गए हमेशा की तरह उनमें कुछ विसंगतियां पाई गई, उसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि ऐसे कितने प्रश्न हैं और कितने प्रश्नों के लिए हमको दावापत्ती करना चाहिए और उसके सोर्स क्या हो सकते हैं दावापत्ती के। दूसरा पॉइंट ये है कि अक्सर मतलब हर वर्ष की बात करें, आयोग के द्वारा इस प्रकार की विसंगतियां जो है वो क्यों हो जाती है, क्यों पाई जाती है, क्यों आंसर जो है कुछ कुछ क्वेश्चन के इतने ऑब्वियस होते हैं जिनके गलत होने की संभावना हो ही नहीं सकती, फिर भी मॉडल आंसर ऐसा जारी कर दिया जाता है कि एकदम सही होता हुआ उत्तर जो है वो गलत हो जाता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, आयोग के इस प्रकार के आंसर जारी करने के पीछे रीज़न क्या है, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। और क्या ऐसे प्रश्नों की हमको चिंता करनी चाहिए जो एकदम से ईजी होता है, मतलब जिसका आंसर वो होना ही चाहिए था लेकिन आंसर आयोग ने कुछ और ले लिया, क्या ऐसे प्रश्नों की चिंता हमको करनी चाहिए? इन सब बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, जैसे मैंने कहा, जो आंसर आपके अनुसार अलग लिए गए, जिसका आंसर कुछ और होना चाहिए था, इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन की भी हम चर्चा करेंगे जिसमें छात्रों के मध्य जो है एक मत नहीं, मतलब छात्र एक मत नहीं है। मेरा जो आधार होगा वो सेट ए होगा, ध्यान रहे, सेट ए के आधार पर प्रश्न पत्र क्रमांक 1 मैं चर्चा करने वाला हूं। आप क्वेश्चन को रीड करके अपने सेट के हिसाब से उसे मैच कर लें। सबसे पहला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 23 सेट ए में है। मैं थोड़ा जूम इन करके बताऊंगा आपको। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार और इसका प्राथमिक अधिवक्ता कौन होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन का ये क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन के तहत कोई भी बुक आप पढ़ते हो, मतलब क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के बुक आप कोई से भी पढ़ते हो, जैसे हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं लक्ष्मीकांत, बहुत ही अच्छी बुक है। उसमें साफ साफ लिखा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार की तरफ से उनके मुख्य विधिक सलाहकार हो या उनके अधिवक्ता हो, वो महान्यायवादी होते हैं। अब यहाँ पर लिखा है महान्यायाभिकर्ता, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मुख्य सलाहकार और न्यायालय में सरकार का पक्ष रखने के लिए महान्यायवादी होते हैं, तो इसका आंसर महान्यायवादी होना चाहिए था। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? महान्यायवादी को बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और महान्यायाभिकर्ता को बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार की तरफ से उच्चतम न्यायालय में सरकार का पक्ष रखते हैं, मुख्य विधिक सलाहकार होते हैं, और महान्यायवादी की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी की मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सहायता के लिए होते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार, ठीक है। तो इनडायरेक्टली के तौर पे आंसर गलत नहीं है, आयोग ने ए ही लिया हुआ है, गलत नहीं है। लेकिन अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हो और उपरोक्त में से कोई नहीं एक ऑप्शन है, इसमें कुछ और होता तो दिक्कत ही नहीं थी, आंसर हो जाता, लेकिन उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका तात्पर्य क्या निकल के आता है? उपरोक्त में से कोई नहीं मतलब यहां पर निकल के आना चाहिए महान्यायवादी, महान्यायवादी। और सोर्स के तौर पे एम लक्ष्मीकांत यूज करिए आप, और इसके लिए बिल्कुल दावापत्ती आपको करनी चाहिए। आंसर डी होना चाहिए था, आयोग ने ए ले लिया है, दावापत्ती के लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल बनता है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 की अगर बात की जाए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 54, इसको मैं जूम कर देता हूं। निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो लिंगानुपात का मतलब ही होता है कि प्रति 1000 पुरुषों के मध्य स्त्रियों की संख्या, महिलाओं की संख्या। तो अलग से महिलाओं की संख्या लिख के कंफ्यूज किया है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं थी। तो लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक मतलब लिंगानुपात कहाँ ज्यादा है ये पूछ रहा है। तो ये हम सभी इकोनॉमिक सर्वे से हो चाहे कहीं से भी हो, ये हमको बार बार पढ़ने को मिला है। आंसर होना चाहिए था कोंडागांव 1033। तो इकोनॉमिक सर्वे इसका सोर्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब इसे दावापत्ती करें। आंसर आयोग के द्वारा ए ले लिया गया है, जो कि सही नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये प्रश्न दावापत्ती के लिए आपको बनता है। एक और बात, जब इतने इजी प्रश्न, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जब गलत हो जा रहे हैं, मतलब आंसर गलत अलग ले लिए जा रहे हैं, तो क्या चिंता करनी चाहिए? इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ऐसे प्रकार के प्रश्न जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो सभी ने सही किए होंगे, है ना, तुक्के मारने वाले की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है इसमें उनका सही हो गया और तुक्का से, लेकिन बाकी प्रश्न का क्या? तो हम पढ़ने वालों की बात कर रहे हैं, पढ़ने वाले छात्र जो एकदम ऐसे प्रश्नों को गलत कर ही नहीं सकते। तो ये तो सभी के साथ हो रहा है, सभी का आंसर गलत हो रहा है। तो मार्क्स जब निकल के आएंगे मेरिट लिस्ट, तो उसमें तो मार्क्स सभी के कम होंगे ना ऐसे प्रश्नों की वजह से। तो उसमें आपको ज़्यादा चिंता करने वाली बात होती नहीं है। आप दावापत्ती करें ना करें, अगर चेंज होगा तो सबका बढ़ जाएगा, नहीं होगा तो सबका कम रहेगा। तो ऐसे प्रश्नों की चिंता हमको करनी नहीं है।
जितने प्रश्न आयोग ने सही लिए हैं, जिनमें प्रश्न चिन्ह नहीं उठता है, उस पे फिर मेरिट निकलेगा और वो सब के लिए वही होगा। सीधी सी बात इतनी है, तो चिंता नहीं करनी होती सर ये ले लिया, गलत ले लिया, वो ले लिया, सर दावपत्ती कहाँ से करें। मेंस की तैयारी को छोड़ के इन सब के पीछे भागते रहते हैं, कोई मतलब नहीं है दोस्तों, कोई मतलब नहीं है। हो सकता है इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन की दावपत्ती आप कर दें तो आयोग ने अगर अमेंडमेंट आंसर निकाला भी तो चेंज ना करे, ये भी हो सकता है, बस आपका टाइम जाएगा। तो ये सब प्रश्नों के पीछे सोचना ना छोड़ें, सबका गलत हुआ है तो है ना, सबका गलत हुआ है, बढ़ेगा तो सबका हो जाएगा, नहीं होगा तो सबका गलत रहेगा, 2 मार्क्स और कम हो जाएगा, सीधी बात है। जो 100 क्वेश्चन पे इवेल्युएशन होना चाहिए था, मान के चलिए हर बार, अब 90%, अब क्या वो हर बार होता है, 90 से 92 या 95 प्रश्नों पे इवेल्युएशन होता है, मान के चलिए आप 5 प्रश्न ऐसे ही आप जाने दीजिए, सबके लिए है, ये चिंता वाली ज्यादा बात होनी नहीं चाहिए। ये आप चाहे तो इकोनॉमिक सर्वे का रेफरेंस ले सकते हैं, कोंडागांव 1033, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सर्वाधिक है लिंगानुपात, कुल लिंगानुपात में ना, इसमें कुछ क्राइटेरिया नहीं है, तो कुल लिंगानुपात की ही बात करेंगे, करेक्ट। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आइए प्रश्न क्रमांक 60, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सिरपुर के पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के अभिलेखों में निम्नलिखित कवि अथवा प्रशस्तिकार का नाम नहीं है। यह प्रश्न अपने आप में विवादित है, इसे मेरे हिसाब से विलोपित होना चाहिए, क्यों, रीजन में बताता हूं, देखो ठीक है। हम छत्तीसगढ़ के कोई भी रेफरेंस को कंसिडर करते हैं जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास हो, चाहे हिंदी ग्रंथ अकादमी की राम कुमार बिहार जी की बुक हो, गीतेश अमरोही जी की बुक हो, या कोई भी और बुक हो, ठीक है, सभी बुक में एक प्रशस्तिकार या कवि का उल्लेख मिलता है, ईशान, ठीक है। देवदंडी और सुमंगल का नाम हमको कहीं भी किसी भी रेफरेंस में नहीं देखने को मिलता है। एक नाम हमको देखने को और मिलता है, भास्कर, लेकिन ये कोई प्रशस्ति या कवि नहीं थे, ये थे बालार्जुन के मामा जी, जो बौद्ध धर्म मतानुयायी थे, ठीक है, बौद्ध धर्म मतानुयायी थे। तो मामा के तौर पे जानकारी मिलती है, प्रशस्ति या कवि के तौर पे जानकारी नहीं मिलती। बाकी ये 2 नाम में भी डाउटफुल है। अब एकदम से जाके अभिलेख पढ़ना पड़ेगा, हो सकता है अभिलेख में हो, अब अभिलेख थोड़ी पढ़ेंगे आप, करेक्ट, जो बुक है वही हमारा सोर्स साधन होता है। तो इस हिसाब से अगर माना जाए तो ईशान कवि के तौर पे है। अब देखा लिखा है कि प्रशस्तिकार का नाम नहीं है, तो इन दोनों के नाम में डाउट है, तो मिला नहीं, तो हो सकता है दोनों के नाम भी ना हो। भास्कर नाम के कवि तो तौर पे तो है ही नहीं, तो ये तो कवि नहीं है, तो इस हिसाब से आयोग ने आंसर डी ले लिया। आयोग ने आंसर क्या ले लिया, डी, क्योंकि ये कवि नहीं है, कवि के तौर पे, प्रशस्तिकार के तौर पे इनका नाम नहीं मिलता है, तो आंसर ले लिया। लेकिन व्हाट अबाउट बी और सी, बी और सी के भी नाम की जानकारी स्पष्ट नहीं है, तो इस हिसाब से आयोग को ये क्वेश्चन जो है डाउटफुल मान के विलोपित कर देना चाहिए। या फिर प्रश्न ऐसा होता कि नहीं होता, प्रश्न में बोल देता कि निम्नलिखित में से इनके अभिलेखों में किस कवि या प्रशस्तिकार का नाम है, तो आंसर ए हो जाता बिना डाउट के। अब नहीं है पूछ दिया है तो बी, सी और डी में डाउट। चूंकि भास्कर का नाम मामा के तौर पे नाम की जानकारी मिलती है, तो आयोग ने केवल डी ले लिया। एक ही आंसर ले सकता था, ऑब्वियसली बात है। बी एस और की नाम की जानकारी भी स्पष्ट नहीं है, तो इस हिसाब से मेरे मत अनुसार इसको विलोपित हो जाना चाहिए। क्वेश्चन अपने आप में डाउटफुल है पूरी तरीके से, और नहीं तो फिर सीजीपीएससी को सोर्स वाली बात है कि कहाँ से लेता है, आई डोंट नो। अब कोई पीएचडी कर रहा है, वहां पर से एकदम जाके अभिलेखों को पढ़ के वहां से आंसर निकाल के ला रहा है, तो फिर ये तो दिक्कत है ना, ऐसे छात्र तो ढूंढ नहीं पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। ये 61 प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 61, जिसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। पहला कथन, छत्तीसगढ़ में जवा, फूल, मोतीचूर, धान की सुगंधित किस्में हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सही है, मतलब ये आंसर होगा नहीं, क्योंकि नहीं है पूछा है, गलत कौन सा है पूछा है। रेनफेड एरिया डेवलपमेंट RAD का उद्देश्य है वर्षाधारित क्षेत्रों में एकीकृत फसल पद्धति के माध्यम से कृषि को उत्पादक और वर्धक एवं टिकाऊ बनाना, सस्टेनेबल बनाना। एंड RAD के बारे में अगर कभी कहीं पढ़ा होगा तो बिल्कुल ये सही है। इसका उद्देश्य सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऐसे एरिया में जहां पर वर्षा होती है, रेनफेड एरिया मतलब जहां पर वर्षा होती है, वर्षा के माध्यम से सिंचाई होती है, करेक्ट। काली कमोद और लोकटी मांझी, दलहन तिलहन की फसलें, नहीं, ये भी चावल की फसलें हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। तो जो स्टेटमेंट गलत है वो आंसर के तौर पे लेना है, क्योंकि कौन सा सही नहीं है वो बताना है, तो आंसर होना चाहिए था 3, केवल 3, लेकिन आयोग ने केवल 1 ले लिया है। आयोग ने केवल ए ले लिया है, केवल 1, मतलब आंसर डी ले लिया है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सी बात कर रहे हैं हम, 61 की बात कर रहे हैं। आयोग ने डी ले लिया आंसर, मतलब केवल 1 गलत है ऐसा मान रहे हैं वो, जबकि ये तो सही है अपने आप में पूरा। इसका आंसर होना चाहिए ए, केवल 3 गलत है, सही नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट, दलहन तिलहन फसलें नहीं है वो, तो इस हिसाब से इसके भी आंसर परिवर्तित होना चाहिए। बिल्कुल दावापत्ति करिए। सोर्स होगा इकोनॉमिक सर्वे, ये रहा उसका प्रूफ। ये सारे दावापत्ति के सोर्स जो है मैं अपने आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप, हमारा नया अपग्रेडेड जो है ऐप प्ले स्टोर में लाया गया है, उसे आप इंस्टॉल करें। यहाँ पर मैं आपको
स्टडी मटेरियल, फ्री स्टडी मटेरियल के अंतर्गत प्रोवाइड करवा दूंगा। ये सारे जो आपके दावा आपत्ति के सोर्सेस हैं, आप वीडियो के माध्यम से कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप ध्यान रखें, ठीक है। चलिए आइए, अभी थोड़ी देर बाद रीजन जानेंगे कि ऐसा से आयोग क्यों करता है। भाई ऐसा आयोग क्यों करता है, इतना क्यों दिक्कत हो जाती है चीज़ों में। अगला प्रश्न कौन सा है, देखिए 78 में भी छात्रों को दुविधा है। तो यहाँ पर ये कहेंगे कि लोक कला संस्कृति जो है वो प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लोक कला संस्कृति की जो चीज़ें अपनाई जाती है ना मतलब हमारे समाज में, वो वेरी करता है। और इसी को लेके यहाँ पर फिर से छात्रों के मध्य डिस्कशन इस क्वेश्चन को लेके हो रहा है। बस्तर की लोक संस्कृति में विवाह मांडव मंडप में मंगरोहन खाम गाड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। मुंगरहन है, माफ करो, मुंगरहन खाम कौन सी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। आंसर महुआ लिया गया है आयोग के द्वारा। केवल मतलब इसमें ऑप्शन था ही नहीं, एक ही आंसर लेना था। महुआ लिया गया है, ठीक है, महुआ लिया गया है इसका आंसर। लेकिन छात्रों का मानना, बहुत सारे छात्रों, जैसे हमने वोटिंग कराई थी अपने टेलीग्राम ग्रुप में कि कितने कितने प्रश्न सही हुए उसको लेकर और ऐसे कुछ प्रश्नों को लेकर, तो छात्रों के अनुसार आंसर सराई भी होना चाहिए। महुआ और सराई दोनों लकड़ियों का प्रयोग होता है। तो फिर से दो आंसर यहाँ पर स्थिति बन रही है, तो इसे भी विलोपित हो जाना चाहिए। बाकी जैसे मैंने कहा पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस वेरी होता है, जो समाज में परंपराएं संस्कृतियां अपनाई जाती है। तो अगर महुआ भी अगर आयोग लेके केवल चलता है, अमेंडमेंट नहीं करता है, तो इस पर आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। इस पर दावापत्ति वाली जैसी चीज़ें नहीं बन पाएगी। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83। ये भी प्रश्न विलोपित होने के पूरे चांसेस है, होना भी चाहिए। और ऐसे प्रश्नों की चिंता बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में छोड़ने वाले प्रश्न होते हैं। 25% से अधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या बतानी है 2011 जनगणना के अनुसार। ऐसे जिलों की संख्या बतानी है। अगर मान लेते 30% क्राइटेरिया दे देता, 35% क्राइटेरिया दे देता, गिनते बैठे रहते क्या अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से? नहीं, कर ही नहीं सकते ऐसे प्रश्नों को। विलोपित क्यों होगा? विलोपित इसलिए होगा अगर 2011 जनगणना के अनुसार 18 जिले माने जाए, तब 25% से अधिक अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर जिलों की संख्या 13 निकल के आ रही। और 27 जिलों के हिसाब से भी अगर माने तो ऐसे जिलों की संख्या जहां पर एसटी की जनसंख्या 25% से अधिक है, 19 निकल के आ रही है 27 में से। तो ना तो ऑप्शन में 19 है ना तो 13 है, विलोपित हो जाना चाहिए बिल्कुल पूरी तरीके से, ठीक है। हाँ, विलोपित में उन छात्रों को फायदा मिलेगा जिन्होंने इसके आंसर गलत मारे हैं। ऐसे क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं भाई, आप कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो विलोपित हो जाना चाहिए 83। सोर्स में बता देता हूं, देखो स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ 2011-12, ठीक है। उसमें ये पेज है, उसमें ये वाला कॉलम आप देखेंगे, इसमें पूरा डेटा दिया हुआ है, ये मैं आप प्रोवाइड करवा दूंगा। आप 18 के हिसाब से आप इसको मार्क कर सकते हैं। 18 जिले थे 2011 में, है ना, 18 जिले। और 27 के हिसाब से भी कर सकते हैं, 25% जहां जहां ज्यादा है उसको मार्क करके देख सकते हैं, 19 या 13 आएगा। तो ये आपका सोर्स है। सरकार ये जो है ना, शासन के द्वारा जारी किया गया बुक था, देखो छत्तीसगढ़ शासन का लोगो है ऊपर, तो बिल्कुल एक सोर्स हो सकता है आपके लिए, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो किसी कारणवश क्या कह रहा था, चलो जो भूल गया मैं, छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। कौन सा प्रश्न? हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? अब छात्रों को इसमें दुविधा है, दुर्ग होगा या गोरेला पेंड्रा मरवाही। तो आयोग ने गोरेला पेंड्रा मरवाही आंसर लिया है, और मेरे हिसाब से ये सही है जो आयोग ने आंसर लिया है। तो मैंने जैसे कहा था, ऐसे क्वेश्चन की भी चर्चा करेंगे जिसमें छात्र एक मत नहीं है। तो गोरेला पेंड्रा मरवाही आंसर लिया गया है, और मेरे हिसाब से वो सही ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। कुछ लोगों का कहना, सर हम तो दुर्ग 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 पढ़ रहे थे। तो देखो, आप कुछ सोर्स सीजीपीएससी ना विकिपीडिया के भी ले लेते हैं। आप सर्च करोगे छत्तीसगढ़ शासन की जो जनसंपर्क की जो वेबसाइट है, उसमें आप देखेंगे तो गोरेला पेंड्रा मरवाही का जो जिला क्षेत्रफल है वो 2307 निकल के आता है। वहीं दुर्ग जिले की क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 2319 वर्ग किलोमीटर निकल के आता है। ये दुर्ग के लिए और ये गोरेला पेंड्रा मरवाही के लिए, जीपीएम के लिए। तो इस हिसाब से गोरेला पेंड्रा मरवाही जो है उसका क्षेत्रफल जो है वो कम है दुर्ग से। तो इस हिसाब से गोरेला पेंड्रा मरवाही सही है, ठीक है, सही है आंसर के तौर पे, ठीक। कुछ सोर्स में हो सकता है हाँ आपको चेंज देखने को मिले, जैसे मैंने कहा ये दुविधा हमेशा बने रहती है। ये एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ राज्य कितने जिलों को छूता है। अब इसके पीछे रीजन बताऊंगा कि क्यों गलत लिया सरासर, ठीक है। तो भैया ये तो 7 होना ही चाहिए था, आंसर ले लिया है बी, 6 ले लिया है, लेकिन ये तो 7 होना चाहिए था। 7 जिलों को छूता है हमको पता है। अब इसके पीछे मैं कारण बताता हूँ, सुनो कि ऐसा गलती क्यों होती है।
ऐसी विसंगतियां क्यों होती है, इसके पीछे मैं रीजन बताने वाला हूं, सुनो ध्यान से अभी। ठीक है, आयोग ने बी लिया है, 6 राज्य छूते हैं जबकि 7 होना चाहिए। अभी क्या किया, 6 में ना, जब आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ था 2014 में, तो तेलंगाना अलग हो गया था, मतलब आंध्र प्रदेश का बंटवारा हो गया, तेलंगाना और एक आंध्र प्रदेश, एपी। अब पहले ये एक ही था, अब ये 2 हो गया, तो दोनों के हिसाब से 7 होना चाहिए, एक ही इसको मानेंगे तो 6 होना चाहिए। ऐसा क्यों सर? अपडेट तो वही है कि 7 है, 7 राज्यों को छूता है छत्तीसगढ़ की सीमा, तो ऐसा क्यों? देखो क्या करता है ना आयोग जो है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग प्रोफेसर को कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन सेट करने के लिए भेज देता है विथ सोर्स। और जो पेपर सेट करने वाले एक्सपर्ट्स होते हैं, पीएचडी होल्डर्स, एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स, उनको अपना रेफरेंस देना होता है कि उन्होंने क्वेश्चन कहां से सेलेक्ट किया। डेफिनेटली आयोग सुझाव देता है कि इस सोर्स से आप कर सकते हैं। उस सोर्स से लेने के बाद उस एक्सपर्ट को जो पेपर या क्वेश्चन सेट कर रहा है, उसको आयोग को किस सोर्स से लिया और उस सोर्स के अनुसार उसको आंसर भी सबमिट करना होता है। अब ऑथेंटिक सोर्स की बात की जाए तो जैसे मैंने बोला, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक जो है वो ऑथेंटिक आयोग के द्वारा मानी जाती है, कई बार कंसिडर किया जाता है। विकिपीडिया को भी ले लिया जाता है, जो भी है वो एक्सपर्ट पे डिपेंड करेगा कि वो कौन सा सोर्स ले रहा है और उसमें आंसर क्या दिया। सीधा सीधा वो एक्सपर्ट जो सेट कर रहा है वो उस सोर्स का रेफरेंस लेते हुए उसमें जो आंसर है वो सबमिट कर देता है। तो यहां पर आयोग की गलती के तौर पे नहीं बोला जाएगा, गलती मतलब किस एंड से होती है, जो सोर्स ले रहा है सेट करने वाला, जो सोर्स ले रहा है सेट करने वाला। तो गलती नहीं कहेंगे, उसकी भी गलती नहीं है कि जो सोर्स वो अपना रहा है उसको ऑथेंटिक मान के उसमें जो आंसर है वो ले रहा है। अब जैसे देखो, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बात करूं, एल एन वर्मा जी की बुक बहुत सही तरीके से लिखा गया है, बहुत सही बुक है। बट ये बुक जो है 2011 में आई थी, 2011 या 12 की प्रकाशित बुक है। उस हिसाब से अब आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ नहीं था, तो 6 जिलों को स्पर्श करता था। जितने भी फैक्ट हैं डेटा वाइज इसमें सब पुराने हैं, और चूंकि अगर कोई एक्सपर्ट पेपर सेट करने के लिए इसका सोर्स ले रहा है तो इसमें जो भी डेटा या आंकड़े होंगे, जानकारियां होंगी, वो पुराने के हिसाब से रहेंगी और चुपचाप जाके आयोग में सबमिट कर देता है वो। अब आयोग इतना देखते नहीं रहेगा एक एक क्वेश्चन के पीछे कि भाई इसमें क्या आंसर है, अभी क्या हो चुका है। तो ये थोड़ी सी ना कोऑर्डिनेशन, जो कम्युनिकेशन है, मिसकम्युनिकेशन है, गैप है, उसकी वजह से इस तरीके से आंसर में दिक्कतें आती है। तो ये पुराने सोर्स को लेते हुए, मतलब ये सोर्स बहुत अच्छा है लेकिन डेटा के हिसाब से पुराना है, तो उसके हिसाब से 6 राज्य जो है छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करते थे, जिस वजह से आंसर 6 लिया गया आयोग के द्वारा। 7 होना चाहिए था। डेफिनेटली दावापत्ति इसमें बनता है, दावापत्ति आपको करनी चाहिए क्योंकि आयोग का ध्यान, अब वो एक्सपर्ट देखो यार, अगर मैं कुछ चीज चला रहा हूं, मतलब कुछ भी, तो मैं एक्सपर्ट पे ही रिलाई करूंगा, मैं डिपेंड करूंगा, तो मैं एक्सपर्ट को काम सौंप रहा हूं अगर, तो इस प्रकार से अगर बीच में थोड़ी सी कम्युनिकेशन की दिक्कत आती है तो फिर ये प्रॉब्लम निकल के आती है। तो इतने प्रश्नों के उत्तर में दिक्कतें आई, किसमें एक मत नहीं है, किसमें सही है, किसमें सही नहीं, किसमें दावापत्ति करना चाहिए, कौन सा विलोपित होगा, सब बताती है। दावापत्ति को लेकर सोर्स जो है, जैसे मैंने कहा, ज़्यादा अकेडमी लर्निंग ऐप में आपको प्राप्त हो जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। और मैंने ये भी बताया कि क्यों ऐसा होता है, जैसे मैंने बताया कि प्रोफेसर्स को अलग अलग यूनिवर्सिटी के भेज दिया जाता है, वो जो सोर्स अपनाते हैं उस सोर्स में जो आंसर दिया है उसको एज इट इज सबमिट करना होता है क्वेश्चन के साथ, उसका आंसर एज इट इज उठा लेता है आयोग, जो एक्सपर्ट्स ने सुझाए हुए आंसर रहते हैं। बस इसी वजह से ये दिक्कतें होती है हर साल, और ये होती रहेंगी। और ऐसे प्रश्नों की चिंता हमको नहीं करनी, क्योंकि अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन के आंसर गलत दिए जाते हैं तो वो सबके लिए, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आगे की पढ़ाई जारी रखें। पूरी चीज़ें डिटेल में हमारे द्वारा भी पढ़ाई गई थी, जैसे मैंने बताया कि सब कुछ डिटेल में पढ़ाया गया था हमारे सोर्स में। डेफिनेटली मैं अपना सोर्स दावापत्ति के तौर पे नहीं सुझा सकता, इस कारण मैंने ये सोर्स आप लोगों के लिए लेके आया। आपकी आग्रह पर आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट भी किए हुए थे, उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। अगर कोई नए वर्ष को लेकर, आगामी सत्र को लेकर तैयारी करना चाहता है घर बैठे, छत्तीसगढ़ में सबसे न्यूनतम शुल्क में, पूरे डिटेल में, सबसे ज़्यादा डिटेल में कोर्स ऑलरेडी हमारे द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन को लेकर सब कुछ मिलेगा इसके अंतर्गत। सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सीजी व्यापम की तैयारी कर रहे हो, ऐप का नाम आपको नहीं भूलना है, आजाद अकेडमी लर्निंग ऐप, ठीक है। लाइव भी मिलेगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा। लाइव क्लासेस मार्च से शुरू हो जाएंगी, इसमें ऑलरेडी रिकॉर्डेड कुछ लेक्चर्स इसमें दे दिए गए हैं, जिससे अपनी तैयारी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। प्रीलिम्स मेंस ओवरऑल सब कुछ फैक्ट को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के संपूर्ण टॉपिक, पंचायती राज, लोक कला, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, उसके अलावा मिसलेनियस पोर्शन, सब कुछ इसमें कवर आपको मिलेगा। तकरीबन 250 वीडियो के आसपास प्लस पीडीएफ के तौर पे आप इसे प्रिंट लगा निकाल के पढ़ भी सकते हैं। तो ध्यान रखें, सुघर छत्तीसगढ़ सीरीज, सर प्रचलित सीरीज, माफ करो, 599 में केवल। मार्च 15 के बाद 699, और फिर मार्च पूरा एडमिशन के बाद एडमिशन क्लोज। फिर ये दोबारा एडमिशन जो है वो रीओपन होगा तकरीबन जुलाई में,
तो जुलाई के पहले फिर मौका नहीं मिलेगा, मार्च के बाद इसमें एडमिशन लेने का आप जल्दी कर सकते हैं। किसी को अगर समस्त विषय चाहिए, भारत का समान अध्ययन, छत्तीसगढ़ का समान अध्ययन, मैथ्स, रीजनिंग, सी सेट, हिंदी, छत्तीसगढ़ी भाषा भी इसमें हम ऐड कर रहे हैं इस बार। 1 साल की वैलिडिटी को लेकर मात्र पूरे विषय 1 साल की वैलिडिटी के साथ 2199 रुपए में मात्र। आप 40-50 हज़ार फीस देते हैं ऑफलाइन में जाके, घर बैठे कितने बार वीडियो देखिए, कितने बार भी रिवीजन कीजिए, ना कहीं आना है ना कहीं जाना है, आने जाने में समय व्यर्थ नहीं, प्लस बहुत सारी चीज़ें सेव होगी, घर में अपने अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों होगा। 700 प्लस इसमें वीडियो होंगे पूरे डिटेल में तैयारी करने के लिए, सभी विषय के पीडीएफ के तौर पे स्टडी मटेरियल जिसे प्रिंट करा के पढ़ सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी इसमें भी उसमें भी, प्रीलिम्स मेंस दोनों के हिसाब से है, लेकिन इसमें ध्यान रखें केवल वही विषय है जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आते हैं, कोर विषय। केवल मेंस के विषय को लेकर या फिर ओवरऑल विषय को लेकर 2 साल की वैलिडिटी के साथ एक नया कोर्स हम लॉन्च करने वाले हैं जल्द ही, जिसमें आपके मेंस के भी विषय मिलेंगे जो केवल मेंस में आते हैं, बाकी सभी के साथ साथ। तो वो 2 साल का होगा बैच, अगर उसे लेना चाहते हैं तो इन बैच को ना लें, क्योंकि ये सिर्फ फाउंडेशनल एक तरीके से बैच है। अगर मेंस की भी तैयारी करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इसी हफ्ते हम वो कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, जिसे आप ले सकते हैं। उसमें सब कुछ मिलेगा आपको, फिर वो 2 साल की वैलिडिटी को लेकर रहेगा, उसकी घोषणा जल्द होने वाली है। अगर केवल प्रीलिम्स के स्तर पे, मतलब प्रीलिम्स के स्तर पे नहीं कहना चाहिए, मुझे कहना चाहिए कि कोर विषय को लेकर तैयारी करनी है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से, तो ये दोनों कोर्सेस अच्छे हैं। केवल छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन को लेकर सुघड़ छत्तीसगढ़ सीरीज, सभी विषय को लेकर समन्वित सीरीज। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में जो पोर्शन आते हैं, ठीक है, उदाहरण के तौर पे इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, मैथ्स, रीजनिंग, तो ये सारे जो हैं इसमें कवर हो जा रहे हैं आपके। प्रीलिम्स मेंस दोनों के हिसाब से, ध्यान रहे मैंने क्या बोला है, ठीक है, दोनों में जो सब्जेक्ट आते हैं, ठीक। केवल मेंस में आने वाले विषय के तौर पे जैसे मैंने बात करूं, समाजशास्त्र हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया, पेपर नंबर 7 हो गया, उसको लेके के अलग बैच लेके आ रहे हैं, उसको मर्ज कर देंगे इसके साथ, तो उसमें सभी विषय हो जाएंगे। उसकी वैलिडिटी 2 साल की होगी, क्योंकि 1 साल में कवर करने वाला वो कोर्स नहीं होगा। उसमें तकरीबन 1500 प्लस वीडियोस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो जल्द से जल्द वो हम इस हफ्ते लॉन्च करने वाले हैं, उसको अगर आपको लेना है तो आप वेट कीजिए डेफिनेटली। ये पूरा शेड्यूल है इस वर्ष का, समय सारणी है कि कब से कब तक कौन सा विषय लेकर कंप्लीट हो जाएगा, दिसंबर तक का पूरा टारगेट है, ठीक है। एप्टीट्यूड रीजनिंग का अलग से एक टेन्योर दिया गया है, शेड्यूल दिया गया है। बाकी कब से कब तक कौन सा विषय चलेगा ये हम शेड्यूल के हिसाब से इस बार चलने वाले हैं पूरी तरीके से, ठीक है। और भी कोई डाउट हो संस्थान में फ़ोन करके आप कोई भी डाउट अपने पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।